हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स को। आज हम जेनेटिक्स पूरा कंप्लीट करेंगे, एक या दो लेक्चर होगा तो आज ही हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स पूरा डिस्कस करेंगे, मतलब मेंडल के बारे में, मेंडल की फाइंडिंग्स के बारे में पूरा आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पूरा कंप्लीटली। तो देखो, सबसे पहले मेंडल की हिस्ट्री जान लेते हैं कि मेंडल क्या था, कब इनका जन्म हुआ, कब ये इनकी डेथ हुई, सारी चीज इनकी हिस्ट्री पहले सब समझ लेते हैं। तो जो मेंडल भाई साहब है अपने, ये नहीं होते तो जेनेटिक्स नहीं होता, है ना। मेंडल भाई साहब ही नहीं होते तो जेनेटिक्स नहीं होता। और इनकी भी कहानी है। अगर ये मेंडल, एक साइंटिस्ट है कॉल कोरेंसन ने ही मेंडल को ये सारी चीजें दी है। ये आप समझ लीजिए कैसे, क्योंकि इनकी जो फाइंडिंग्स थी, इनका जो रिसर्च था, इनको पूरी तरीके से नकार दिया था। इनको माना ही नहीं गया था कि तुमने जो खोज की है वो बिल्कुल सही है, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि मेंडल साहब जो थे वो साइंटिस्ट नहीं थे, एक टीचर थे, है ना। गणित का अच्छा खासा ज्ञान रखने वाले, मतलब ये गणित के एक टीचर थे। तो इनके जितनी भी रिसर्च थी सबको फेल कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, माना ही नहीं। जब 1900 में जब हम पढ़ते ना रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स, तो रीडिस्कवरी मेंडल में 3 साइंटिस्ट हुए थे, ह्यूगो डी व्रीज, सेमार्क और कार्ल कोरेंसन। तो यहाँ पे ह्यूगो डी व्रीज और सेमार्क तो बिल्कुल सेल्फिश इंसान थे। उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो फाइंडिंग्स थे, तीनों अलग अलग जगह काम कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या सोचा अपने आप में कि भैया ये फाइंडिंग्स जो है, मेंडल ने बहुत अच्छा काम किया, वो जीनियस था, बट इसको हम अपने नाम से रिलीज करें कि हमने ये खोज की। लेकिन कार्ल कोरेंसन जो था उसने बोल दिया नहीं, मेंडल एक बहुत ही जीनियस आदमी था, उसकी फाइंडिंग को दुनिया के सामने लाया जाए। तो एक कार्ल कोरेंसन था जिसने मेंडल की जितनी भी फाइंडिंग्स थी या मेंडल की जो चीजें थी उसको दुनिया के सामने लाया था। क्योंकि मेंडल के जो पेपर थे वो किसमें, जर्मन भाषा में पब्लिश हुए थे, और कार्ल कोरेंसन कहां का था, जर्मनी का था, ठीक है। तो पूरी कहानी हम आगे पढ़ेंगे, सारी चीजें, कुछ अननोन फैक्ट भी हैं जो शायद नहीं पता होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेंडल की बात करें तो मेंडल का जो जन्म हुआ था, बॉर्न की बात करें, इनका जो जन्म हुआ था, कहां हुआ था, ऑस्ट्रिया में। कब हुआ था इनका जन्म, ऑस्ट्रिया में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म, हुआ था कब हुआ था, ऑस्ट्रिया में। इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में, ठीक है। मेंडल इतने इंपॉर्टेंट इंसान है, मतलब कह सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनकी जन्म तारीख भी पूछ ली जाती है, ठीक है। अगर पेपर सेटर के माइंड में कुछ ऐसा आ गया, इजी पेपर बनाना है या कुछ भी है, तो इनकी डेट भी पूछ लेते हैं कि मेंडल का जन्म कब हुआ था। तो 1822 आपको याद रखना है। 1822 में इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। और डेथ की बात कर लेते हैं, इनको पहले ही निपटा लेते हैं ना। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी जो डेट हुई थी वो हुई थी 6 जनवरी 1884, ठीक है। कितने वर्ष के थे होंगे, कितने वर्ष के रहे ये, 62 साल के। मतलब टोटल इनकी जो 62 वर्ष में 62 ईयर्स में इनकी 62 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई थी। क्लियर है। डेथ जो हुई थी उसका रीजन था किडनी डिसऑर्डर, इनको किडनी डिजीज थी, किडनी की बीमारी थी, किडनी फेल होने की वजह से इनकी डेथ हुई थी। तो ये तो इनका जन्म हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर है। अब बात करते हैं, ये देखो, जब ये 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ, जब ये क्या थे, मेंडल क्या थे, 29 ईयर्स ओल्ड, मतलब बोले कि 29 ईयर्स के थे। 29 ईयर के जब हुए, कब हुए 29 ईयर के, लगभग 1951 में, ठीक है, 1951 में। तो इन्होंने क्या किया, एक मठ में एक पादरी का काम किया, ठीक है। क्या काम करते थे, मठ के ये पादरी बनाए गए, पादरी थे, याद रखना जो भी थे, क्या थे, हिंदी में लिख देता हूं, मठ के क्या थे, ये पादरी थे, फादर बोल सकते हैं ना, पादरी बने। एक मठ के या चर्च के क्या थे, फादर थे, यही बोलेंगे इंग्लिश में, चर्च के फादर थे। और ये क्या करते थे, एक टीचर थे। क्या थे ये, यहां पे क्या करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, टीचर थे, याद रखना। एक साधारण से टीचर थे, गणित के टीचर थे, गणित का अच्छा खासा ज्ञान रखने वाले थे। अब यहाँ पे क्या होता, जो चर्च था, जो मठ था, जहां पे ये फादर थे, पादरी थे, वहां के पीछे एक क्या था, गार्डन था। इस मठ के पीछे, यही लिख देता हूं, ठीक, इस मठ के पीछे क्या था, 70 × 7 मीटर का एक गार्डन था। 70 × 60 मीटर का एक गार्डन था। इसी गार्डन में ये क्या करते थे, अपना एक्सपेरिमेंट करते थे, याद रखना। उस मठ के पीछे जहां पर ये पादरी थे, फादर बनाए गए थे जिस चर्च के, ये उस चर्च के पीछे 70 × 7 मीटर का एक गार्डन था। उस गार्डन में ही ये अपना एक्सपेरिमेंट करते थे। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया,
पी पे। कौन सा पी? तो गार्डन पी। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया कि वेंडल ने अपना कार्य जो किया है वो किस पी पे किया, फील्ड पी या गार्डन पी? तो गार्डन पी, पाइसम सटाइवम। ठीक है, बॉटनिकल नेम आपको पता ही है, पाइसम सटाइवम। क्रोमोसोम नंबर 2n इक्वल टू 14। कितने होते हैं क्रोमोसोम नंबर? 2n इक्वल टू 14, 14 होते हैं। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक कहानी हुई कि मेंडल का जन्म जो है 22 जुलाई 1822 को हुआ। इनकी मृत्यु जो है 6 जनवरी 1884 को हुई। 62 वर्ष के ये थे। फिर 29 साल की उम्र में 1900 नहीं यार, 1900 कहां जाएगा, देश आजाद हो गया था तब तो। 1851, ठीक है। 1851 में ये एक मठ के, एक चर्च के पादरी फादर बने और उस मठ के पीछे ही क्या थे, एक 70x7 का एक गार्डन था मीटर का। उस गार्डन में ये क्या करते थे, अपना एक्सपेरिमेंट किसका? पी के ऊपर, गार्डन पी के ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जब शुरू किया तो इन्होंने जो पी है, पाइसम गार्डन पी पे काम कितने वर्षों तक किया? 7 ईयर्स तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। कितने? 7 ईयर्स तक इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। 7 ईयर्स मतलब इन्होंने 1857 से लेके 1864 तक इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। 7 ईयर्स तक, याद रखना। गार्डन पी पर इन्होंने 7 साल काम किया। 1857 से लेके 1864 तक इन्होंने काम किया। 1864 के बाद जब इन्होंने काम किया तो इन्होंने कुछ फाइंडिंग्स, इनके कुछ रिसर्च में कुछ निकला, बाहर आया। अब उससे पहले कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, इनके जो 1857 से लेकर 1864 तक 7 साल तक काम किया, ये भी क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने गार्डन पी पर कितने सालों तक काम किया? 7 सालों तक। कब से कब तक? तो 1857 से लेकर 1864 तक इन्होंने काम किया। जहां जहां क्वेश्चन बनेंगे वहां स्टार बनाते जा रहा हूं। ठीक है, काम किया। अब बात क्या आती है? बात यह आती है कि इन्होंने पी को ही क्यों सिलेक्ट किया था? रिसर्च के लिए पी को ही क्यों सिलेक्ट किया था? तो देखो, पी के क्या कैरेक्टर्स थे, मतलब पी के कैरेक्टर्स क्या थे जिसकी वजह से इसको सिलेक्ट किया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए? क्या कैरेक्टर थे? सबसे पहला कैरेक्टर तो ये कॉमर्शियली अवेलेबल थी, है ना, कॉमर्शियली अवेलेबल थी। पी जो था वो कॉमर्शियली अवेलेबल था। दूसरा, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप थी, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। अब सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है तो इमस्कुलेशन और पॉलिनेशन करवाना इजी था, मतलब इजीली इमस्कुलेशन करवा सकते हैं, इजीली पॉलिनेशन करवा सकते हैं। ठीक है, कंटेमिनेशन का झंड नहीं था कि इसके अंदर कंटेमिनेशन होगा, कि बहुत ज्यादा अपने को आइसोलेशन डिस्टेंस रखनी है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन है। फिर शॉर्ट ड्यूरेशन, कम अवधि की फसल थी, तो एक साल में कई सारी जनरेशन ले सकते थे, मेनी जनरेशन इन ईयर। जैसे मान लो 2 महीने की क्रॉप है तो 12 महीने का एक साल होता है, तो 6 क्रॉप ले सकते थे, तो मेनी जनरेशन इन ईयर। तो इनको क्या मिला? एक साल के अंदर 6 जनरेशन, 5 जनरेशन, 6 जनरेशन मिल गई, तो इनको काम करना आसान हो गया। फिर क्या था? लार्ज सीडेड। इसका जो सीड जो है वो लार्ज होता है, लार्ज सीडेड है, तो क्या होता है? जर्मिनेशन अच्छा खासा होता है, जर्मिनेशन जो है वो अच्छा खासा होता है, जर्मिनेशन अच्छा खासा इसका होता है। तो ये कैरेक्टर थे जिसकी वजह से मेंडल ने पी को सिलेक्ट किया था। कॉमर्शियली अवेलेबल वेराइटी थी, क्रॉप है, सेल्फ पॉलिनेटेड है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, कम समय में जल्दी तैयार हो जाती है, तो कई सारी जनरेशन उन्होंने एक साल में ले सकते थे, लार्ज सीडेड है, जो सकता है, तो इन्होंने इस वजह से इसको सिलेक्ट किया। तो ये भी कैरेक्टर तो नहीं पूछे जाएंगे। तो 7 साल तक इन्होंने पी के ऊपर काम किया, 1857 से लेकर 1864। क्लियर है? अब बात आती है कि 1865 में क्या आया? 1865, 1965 में 1965 नहीं है, 1864 में इन्होंने अपनी फाइंडिंग को एक सोसाइटी के सामने प्रेजेंट किया कि भाई मैंने 7 सालों तक काम किया और मुझे इन कामों में ये चीजें मिली। देखो, तो 1865 में इन्होंने एक सोसाइटी है, कौन सी? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रून। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून एक सोसाइटी है जो क्या करती है? पेपर पब्लिश करती है, जो नई रिसर्च या फाइंडिंग आती है इस सोसाइटी को के पास प्रेजेंट किया जाता है। इसमें कई सारे साइंटिस्ट, कई सारे मेंबर्स होते हैं जो क्या करते हैं? देखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि ये फाइंडिंग सही है या नहीं है। तो 1860 में जब नेचुरल सोसाइटी ऑफ क्या हुई थी? एक मीटिंग हुई थी। क्या हुई थी? एक मीटिंग हुई थी। कब? 6 फरवरी को और 8 फरवरी को। उसमें 6 फरवरी और 8 फरवरी 1865 को। उसमें क्या किया? मेंडल ने अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट किया।
मेंडल ने जो भी इसकी फाइंडिंग्स थी, रिसर्च थे, उसको क्या किया, प्रेजेंट किया। याद रखना, मेंडल ने अपनी फाइंडिंग्स को कहां प्रेजेंट किया था, तो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये क्वेश्चन यहां पे बनता है, ये भी और इसका सन भी, कि मेंडल ने अपने फाइंडिंग्स या अपने रिसर्च को कब प्रेजेंट किया था, तो 1865 में प्रेजेंट किया था। कहां प्रेजेंट किया था, तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रून में प्रेजेंट किया था। 6 फरवरी और 18 फरवरी को मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में। लेकिन कहानी क्या है कि मेंडल क्या थे, एक साधारण से टीचर थे, शिक्षक थे, वो वैज्ञानिक नहीं थे। तो यहां पे जो बैठे हुए महान साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने सोचा कि यार ये एक साधारण सा टीचर जो है, साधारण सा शिक्षक होके इतनी बड़ी रिसर्च लेके आया है, तो फिर हम साइंटिस्टों के मुंह पे तो ये काली पोत रहा है एक तरह से। तो वहां के साइंटिस्ट ने क्या बोला कि तुम वैज्ञानिक नहीं हो, तुम एक साधारण से शिक्षक हो, तुम्हारी जो फाइंडिंग है, तुम्हारी रिसर्च को हम कैसे एक्सेप्ट कर लें, कैसे मान लें कि जो तुमने काम किया वो सही है। इस आधार पर वहां पे जितने भी मेंबर थे या साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसकी फाइंडिंग्स को, उसके रिसर्च को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, ये कहानी थी मेंडल की। अब यहां पे क्या हुआ फिर 1866 में मेंडल ने क्या किया, पेपर पब्लिश करवाया, पेपर पब्लिश किया। क्या नाम था उसका, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम से पेपर पब्लिश करवाया। उस पेपर के अंदर इनकी सारी फाइंडिंग्स जो थी वो सारी थी इसके अंदर। तो याद रखना, ये सन पूछा जाएगा, मेंडल ने अपना पेपर कब पब्लिश करवाया, 1866 में। पेपर का नाम क्या था, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा गया था, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन था पेपर का नाम। कहां पब्लिश करवाया, तो याद रखना ये पब्लिश हुआ था वॉल्यूम 4। कहां पर, यही इसी सोसाइटी में, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रून, यहीं पे पब्लिश करवाया। बट ये क्या कर दिया गया, रिजेक्ट, भाई रिजेक्टेड, अस्वीकार कर दिया गया। इनकी फाइंडिंग्स को माना ही नहीं, अस्वीकार कर दिया गया। क्लियर है। तो ये मेंडल की कहानी थी। उसके बाद मेंडल 1884 में, अब इन्होंने क्या बोला, देखो इन्होंने क्या किया था, इसको और उलझाया। यहां पे जो साइंटिस्ट थे नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रून में, यहां पे साइंटिस्ट थे, इन्होंने मेंडल को थोड़ा सा उलझाया कि भाई आप एक साधारण से टीचर हो, वैज्ञानिक नहीं हो, फिर भी आप क्या करो, मटर के ऊपर खोज करके लाए हो, जो हम अस्वीकार कर रहे हैं। इन्होंने क्या बोला, इन साइंटिस्टों ने क्या बोला कि आप जो है मटर के अलावा किसी और क्रॉप पे भी रिसर्च करो, उसके बाद देखेंगे। तो मेंडल ने जो है मटर के अलावा और भी रिसर्च की थी। मेंडल ने मटर के अलावा, याद रखो, तो होक व्हीट पे काम किया था, फ्रेंच बीन पर भी काम किया था, होक व्हीट पे काम किया था, फ्रेंच बीन पे काम किया था, और हनी बी पर काम किया था। हनी बी पर भी काम किया था, जो क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये भी एक रीजन रहा मेंडल की, सॉरी ना, काफी इरिटेटेड साउंड था। देखो मेंडल ने क्या किया, मेंडल को बोला गया कि आप जो है और भी क्रॉप पे काम करो। तो मेंडल ने होक व्हीट, फ्रेंच बीन और हनी बी पर भी काम किया, हनी बी पे भी काम किया, लेकिन वो फेल रहा। उनकी फाइंडिंग्स में वो चीज नहीं आई जो मटर पे आई थी। रीजन क्या था, तो वही बात है, मटर के अंदर क्या वो जो कैरेक्टर थे वो डिफरेंट कैरेक्टर थे, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर थे, इस वजह से वो सक्सेस रहा और यहाँ सक्सेस नहीं हो पाया। तो इस वजह से भी इसकी जो फाइंडिंग्स थी, जो इसके जो रिसर्च थे, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्लियर है। तो ये मेंडल की कहानी यहां तक की अपनी समाप्त होती है। मेंडल की अभी कहानी समाप्त तो नहीं हुई है, तो जस्ट इनकी फाइंडिंग थी क्या थी। अब इनके कुछ लॉस थे, इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखो अब मेंडल ने जो कैरेक्टर लिए थे, 7 कैरेक्टर लिए थे। ठीक है, मेंडल के जो कैरेक्टर थे, मेंडल ने जो कैरेक्टर्स लिए थे वो 7 कैरेक्टर्स थे, और 7 कैरेक्टर पे मेंडल ने काम किया था। अब 7 कैरेक्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात आती है कोटिलिडॉन। देखो मेंडल के जो 7 कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्या क्या उन्होंने फाइंडिंग्स की थी अपने 7 कैरेक्टर्स में। तो सबसे पहले उन्होंने क्या, कोटिलिडॉन कलर, यहां पे 2 चीजें, एक इन्होंने डोमिनेंस और रेसेसिव 2 कॉन्सेप्ट दिए थे। डोमिनेंस और रेसेसिव कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। कुछ लोग कहते हैं, कुछ बुकें बोलती है कि मेंडल के 3 लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस उसका लॉ है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इनके सिर्फ 2 ही लॉ थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
लॉ ऑफ डोमिनेंस इनका लॉ नहीं था, एक कॉन्सेप्ट था। देखो कॉन्सेप्ट क्या था, वही कि कोटिलिडन कलर डोमिनेंट कलर कौन सा था, रेसेसिव कौन था। कोटिलिडन कलर की बात करें तो डोमिनेंट था येलो, येलो था वो डोमिनेंट था। कैसे डोमिनेंट था वो भी बताऊंगा आगे। और जो रेसेसिव था वो क्या था, ग्रीन, रेसेसिव था वो ग्रीन था। क्लियर है, रेसेसिव था वो ग्रीन था। कोटिलिडन कलर के बाद अगर बात करें तो सीड कोट कलर, सेकंड क्या था, सीड कोट कलर। सीड कोट कलर, सीड कोट कलर था वो ग्रे, क्या था, ग्रे कलर था। ग्रे को कैसे लिखो तो व्हाइट से लिख देता हूं। सीड कोट कलर था वो ग्रे और व्हाइट, दिखेगा नहीं, ठीक है, ग्रे और व्हाइट कलर था। ग्रे और रेसेसिव क्या था, व्हाइट। ये इसका सीड कोड कलर, मतलब डोमिनेंस, मतलब जिसने अपने लक्षण दिखाए नेक्स्ट जनरेशन में, F1 जनरेशन में, पहली जनरेशन में जब क्रॉस करवाया तो जो कैरेक्टर वहां पे सामने निकल के आए वो डोमिनेंट, और जो कैरेक्टर दब गए, जो कैरेक्टर नहीं सामने आ पाए वो रेसेसिव होता है। ठीक है, सीड कोड कलर के बाद आ जाएगा पोड, पोड का शेप, पोड का शेप, पोड का शेप कैसा था, तो पोड का शेप क्या था, इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड था। कोड का जो शेप क्या था, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड था। ठीक है, ये पोड का शेप हो गया। पोड शेप के बाद प्लांट हाइट की बात करें, प्लांट हाइट की बात करें तो टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, प्लांट हाइट के बाद आ जाओ, प्लांट हाइट के बाद आ जाओ आप फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन में एक्सिल टॉप पे और टर्मिनल, टर्मिनल। ठीक है, फ्लावर पोजीशन के बाद आ जाएगा आपका पोड कलर, पोड का कलर। पोड का कलर आप देखोगे यहां पे तो दो चीजें, पोड का कलर यहां पे डोमिनेंट था ग्रीन और रेसेसिव था येलो। ठीक है, याद रखना है आपको इसी तरीके से। और 7 नंबर पे आ जाओ आप तो सीड का शेप, सीड शेप, तो सीड शेप क्या था, राउंड और रिंकल, राउंड और रिंकल, राउंड और रिंकल दो सीड के शेप थे। ठीक है, ठीक है, तो राउंड और रिंकल दो सीड के शेप यहां पे थे। अब ये जो कैरेक्टर है ये डोमिनेंट थे, डी मतलब यहां पे क्या था, ये डोमिनेंट कैरेक्टर था और ये रेसेसिव कैरेक्टर। मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं कि मेंडल ने दो कॉन्सेप्ट दिए, 2 कॉन्सेप्ट यहां पे दिए। क्या, 2 कॉन्सेप्ट दिए, एक था डोमिनेंट, डोमिनेंस कॉन्सेप्ट, और दूसरा था रेसेसिव, रेसेसिव। 2 कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए। डोमिनेंस का मतलब समझ लीजिए, डोमिनेंस का क्या मतलब था यहां पे, डोमिनेंस का क्या मतलब था, डोमिनेंट या डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट का क्या मतलब था। देखो उसने मान लो यहां पे क्या लिया, कोटिलिडन कलर लिया था। क्या, मान लो मैंने यहां पे लिखा येलो कलर और क्या लिया इसने, ग्रीन कलर। टीटी और स्मॉल टीटी। ठीक है, कुछ भी ले लो, चाहे तो आप टोल ले लो। ये मैंने मान लिया कि ये टोल था और ये क्या था, ड्वार्फ था। ठीक है, ये टोल और ड्वार्फ की बात कर रहे हैं। ठीक है, टोल और ड्वार्फ की बात कर रहे हैं। इन दोनों का क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में क्या मिला उसको, एक टी मिला और एक स्मॉल टी, 50-50% आएंगे। तो यहाँ पे 50-50% आया टी और स्मॉल टी। तो लेकिन ये जो था ये क्या था, टोल था, लंबा था। अब इसने क्या किया, लंबा था मतलब इसको क्या किया, एक्सप्रेस किया, मतलब ये क्या हो गया, डोमिनेंट। यहाँ पे जो टीटी टोल वाला क्या था, डोमिनेंट हो गया। और ये क्या हो गया, रेसेसिव। रेसेसिव मतलब इसके कैरेक्टर सामने नहीं आए, मतलब इस टोल ने इस ड्वार्फ वाले को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, दबा दिया। यहाँ पे रेसेसिव, ये रेसेसिव हो गया, मतलब ये अप्रभावी हो गया, इसके कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में नहीं आए। लेकिन ये क्या था यहाँ पे, टोल, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में किसके कैरेक्टर आए, इसके लंबे वाले टोल वाले कैरेक्टर आए, तो इसको हमने डोमिनेंट बोल दिया। और जिसके कैरेक्टर नहीं आए, जिसके कैरेक्टर दब गए, उसको रेसेसिव बोला गया। तो ये 2 कॉन्सेप्ट मेंडल ने दिए थे। कोई जगह आपको लिखा मिलेगा कि ये लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं है। मेंडल ने केवल 2 ही लॉ दिए हैं, ध्यान रखना।
क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने कितने लॉ दिए, और इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि कई बुकों में और कई जगह पढ़ाया जाता है कि ये जो डोमिनेंस है ये लॉ है मेंडल का। तो 3 आपको मिलेंगे, ऑप्शन में आपको मिलेगा कि लॉ ऑफ मेंडल 3 भी मिलेंगे, 2 भी मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 5 मिलेंगे। तो ये जिसने एक्चुअल में पढ़ा हुआ है कि मेंडल के लॉ 2 ही होते हैं तो वो करेक्ट 2 लगा के आएगा, उससे नहीं पढ़ा है, ऐसा पढ़ा है कि 3 होते तो वो 3 लगा के आएगा। तो ये ध्यान रखना, मेंडल के 2 ही लॉ होते हैं। ये डोमिनेंस और रेसेसिव उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। डोमिनेंट रेसेसिव कॉन्सेप्ट मतलब कैसे कि उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, दोनों को क्रॉस करवाया, तो यहाँ पे जो F1PDI वो क्या थी, टॉल थी। टॉल थी मतलब यहाँ पे कैरेक्टर किसके आए, ये टॉल वाला जो प्लांट था ये डोमिनेंट था, रेसेसिव वाला तो मतलब ये जो ड्वार्फ वाला प्लांट था ये रेसेसिव हो गया, मतलब इसके कैरेक्टर जो है वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए। ठीक है, तो ये 2 कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए थे। अब इनके लॉ की बात कर लेते हैं ना। मेंडल्स लॉ, मेंडल्स लॉ में सबसे पहला था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, मेंडल्स के 2 लॉ थे, पहला लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसी को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। देखो मैं इसी फॉर्मेट में समझाऊंगा एग्जांपल के थ्रू। इस लॉ का मतलब क्या है पहले समझ लो। इस लॉ का मतलब ये है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना, सेपरेट होना, उसका पृथक्करण करना। इसको क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और शुद्धता का नियम भी कहते हैं हिंदी की बात करें तो। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि जब इन्होंने पहले जब 2 पेरेंट को लेके मतलब 2 कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाया, तो जो F1PDI उसमें F1PDI तो सीधी सी बात है उसमें एक कैरेक्टर डोमिनेंट था, एक रेसेसिव था। क्लियर है। लेकिन जो F1 जनरेशन आए, वो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर आए वो आपस में मिक्स नहीं हुए, वो प्योर फॉर्म में थे, ओरिजिनल फॉर्म में थे। ठीक, जब उसकी सेल्फिंग इन्होंने करवाई फिर से, मतलब उसी का उसी में क्रॉस करवाया, तो इनको 4 कैरेक्टर मिले। 4 में से वो कैसे था, 3 लंबे होंगे, एक ड्वार्फ होगा, उनका जीनोटाइप क्या था, फिनोटाइप क्या था, वही पूछा जाता है। तो यहां पे एक पहली चीज, कुछ चीजें हैं वो याद रखना आपको मोस्ट इंपोर्टेंट। पहली चीज क्या है कि ये जो लॉ काम करता है सिर्फ हेटेरोजाइगस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस कंडीशन में काम करता है। ये जो लॉ है वो मोनोहाइब्रिड होता है, मतलब यहां पे हम मोनोहाइब्रिड कंडीशंस लेते हैं। मोनोहाइब्रिड मतलब एक ही कैरेक्टर लेते हैं, सिंगल कैरेक्टर्स लेके यहां पे हम बात करते हैं। तो 2 चीज याद रखना, हेटेरोजाइगस कंडीशन में काम करेगा, मोनोहाइब्रिड कंडीशंस यहां पे लेनी पड़ेगी, मतलब एक ही कैरेक्टर लेंगे, या तो जैसे कि हम ले लेंगे कलर ले लेंगे, या फिर पोर्ट का सेव ले लेंगे, मतलब एक कैरेक्टर को लेके बात होती है मोनोहाइब्रिड। ठीक है, तीसरी हम यहां पे अगर बात करें तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, ये यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड लॉ है। ठीक है, ये 3 चीज मेन है जो एग्जाम में आपको पूछ ली जाती है। अब यहाँ पे मोनोहाइब्रिड का जो आपको रेशियो पूछा जाता है ना कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड का रेशियो क्या है, तो मोनोहाइब्रिड का रेशियो यहीं से निकल के आएगा। देखो क्या होता है, उसने क्या बोला कि अगर 2 कैरेक्टर को लेके, मान लो हमने यहाँ पे ले लिया, ये हमने लिया टॉल प्लांट और एक ले लिया ड्वार्फ। ठीक है, हमने लिया क्या, कैपिटल टी और स्मॉल टी और टी, इन दोनों का जब क्रॉस करवाया, ठीक है, इन दोनों का जब क्रॉस करवाया तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी, क्या मिलेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। किस जनरेशन में, F1 जनरेशन में। ये होमोजाइगस कंडीशन है, टी है और स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन। तो होमोजाइगस कंडीशन में ये लॉ कभी भी काम नहीं करता, याद रखना। हेटेरोजाइगस में मतलब हमें एक पीढ़ी में और जाना पड़ेगा। तो यहां पे जो एक कैरेक्टर हमें मिला, ये क्या मिला, टॉल, डोमिनेंस कैरेक्टर क्या था, टॉल। ठीक है, टॉल हमें मिला, टॉल प्लान मिला। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर है इसके टॉल और ड्वार्फ, ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं, प्योर फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं, डू नॉट कंटेमिनेट टू ईच अदर। अगर आपने 2 एलील लिए, 2 एलील का अगर आपने क्रॉस करवाया, तो इनके जो जीन होते हैं या जो इनके कैरेक्टर होते हैं आपस में मिक्स नहीं होते हैं, प्योर फॉर्म में रहते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं। तो याद रखना, यहाँ पे F1 जनरेशन में क्या होता है कि यहाँ पे F1 जनरेशन में जो एलील आपने लिए थे वो प्योर फॉर्म में रहेंगे, ओरिजिनल फॉर्म में वो एक दूसरे से कंटेमिनेट नहीं करते। यहाँ पे आ जाएगा कि जो आपने लिए थे, मान लो 2 एलील लिए आपने, 2 एलील ऑफ ए जीन, एक जीन के आपने 2 एलील लिए F1 जनरेशन में वो डू नॉट कंटेमिनेट नहीं होंगे, मतलब वो कैरेक्टर जो है वो मिक्स्ड नहीं होते हैं, क्या रहते हैं, प्योर फॉर्म में रहते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं।
ठीक है, उसी फॉर्म में रहेंगे। मतलब जो दो एलील आपने लिए हैं किसी जीन के F1 पीढ़ी में, जब वो आएंगे, एक आपने टोल लिया, डॉर्फ लिया, दो एलील लिए, किसके जीन के लिए दो एलील आपने लिए, टोल और डॉर्फ। F1 जनरेशन में वो आते हैं, F1 जनरेशन में तो यहाँ पे टोल डोमिनेंट हो रहा है, टोल आ रहा है, वो डॉर्फ को दबा रहा है। तो यहाँ पे जो F1 पीढ़ी में जो कैरेक्टर आए हैं, जो जीन आए, जो एलील आए हैं, वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कंटेमिनेट नहीं होंगे। याद रखना, कंटेमिनेट नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, प्योर फॉर्म में रहते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी। इसलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी बोला जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी कहा जाता है। अब इस T1 का सेल्फिंग करवाएंगे। यहां क्या होगी T1 की, या मतलब F1 की क्या होगी, सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब होता है इसका क्रॉस इसी के साथ। तो यहां पे हमने क्या करवाया, इसका क्रॉस इसी के साथ करवाएंगे, मतलब TT का क्रॉस हमने किससे करवाया, वापिस T और T से। स्मॉल टी कैपिटल T का क्रॉस वापिस स्मॉल टी कैपिटल T से करवाया। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, देखो इस T का जो क्रॉस होगा, मैं चेक और मेथड से भी करूंगा, इस T का T के साथ होगा, तो यहां क्या मिलेगा, कैपिटल T, ठीक है। फिर इस T का, कैपिटल T का मैं करवाऊंगा स्मॉल t के साथ, तो क्या मिलेगा, स्मॉल t के साथ करवाऊंगा तो क्या मिलेगा, कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। फिर अगर मैं स्मॉल t का करवाऊंगा कैपिटल T के साथ, तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल T स्मॉल t, ठीक। और फिर लास्ट में अगर हम इसको क्रॉस करवाएंगे स्मॉल t का स्मॉल t के साथ, तो क्या मिलेगा, स्मॉल टी, क्या मिलेगा, स्मॉल टी। इसको चेक और मेथड से भी आप देख लीजिए। देखो यहां मैं बता देता हूं, चेक पुनेट ने दी थी, चेकबोर्ड मेथड या चेकर मेथड इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है चेकर मेथड, चेकर मेथड बोलते हैं। क्या देखो, यहां लिया कैपिटल टी, ठीक है, यहां आ गया स्मॉल टी, ठीक है, ये चेकर मेथड बोलते हैं। चार कैरेक्टर है, इस कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ होगा तो यहाँ आएगा कैपिटल टी, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ तो स्मॉल टी। क्लियर है, ये बनेगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये कैपिटल टी आ रहा है, यहाँ पे भी कैपिटल टी आ रहा है, यहाँ पे भी कैपिटल टी आ रहा है। मतलब ये वाला प्लांट क्या होगा, ये होगा टोल, ये भी टोल होगा, यहाँ पे क्या होगा, लंबा शो कर रहा है ना, ये टोल होगा, तो ये भी क्या होगा, टोल, ये भी टोल, ये भी टोल, ये भी होगा क्या, टोल। और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल टी वाला, ये होगा ड्वार्फ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाता है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है, ये क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने एक ही कैरेक्टर लिए थे, टोल और ड्वार्फ एक ही कैरेक्टर लिया था, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉप, मैंने पहले लिखवा दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉप। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉप में आपका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, यही पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना। फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। तो देखो फिनोटाइपिक का मतलब क्या होता है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो हमें बाहर से दिखाई देता है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे बात करें, अगर आप प्लांट को देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, कुछ प्लांट लंबे दिखाई देंगे, कुछ पर बोने दिखाई देंगे, मतलब वो फिनोटाइपिकली मतलब बाहर से हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो लंबे कितने हैं, 1 2 3 लंबे हैं, तो यहाँ हो गया 3 अनुपात 1 कितना है, ड्वार्फ है, सिंगल, तो 3 अनुपात 1। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मतलब मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया हमने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एक ही कैरेक्टर लिया, तो फिनोटाइपिक रेशियो 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो मतलब अनुवांशिक लक्षण क्या थे, अनुवांशिकता क्या थी उसके अंदर, तो वो देखना है। अनुवांशिकता देखना है तो प्योर फॉर्म में देखना है। तो यहां पे क्या होगा, एक तो पूरी तरीके से क्या था, प्योर, एक पूरी तरीके से क्या है यहाँ पे प्योर, एक पूरी तरीके से क्या है यहाँ पे ड्वार्फ, एक पूरी तरीके से क्या हो गया ड्वार्फ। अब यहाँ पे ये दो देखो, ये दो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे संकरित बोल सकते हैं इसको, हाइब्रिड बोल सकते हैं। तो ये कितने हैं, 2 हैं, तो ये 2, तो 1:2:1 हो गया जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो कैसे निकाला, बाहर से देख रहे हैं कि 3 लंबे 1 बोना है, तो 3:3। जीनोटाइप मतलब अंदर जीनोटाइप देखना है, तो ये क्या है, कैपिटल टी है, मतलब इसका जीन अलग है, स्मॉल टी इसका जीन अलग है, और ये 2 कैपिटल टी स्मॉल टी इसका जीन अलग है। तो 1:2:1 क्या हो जाएगा, जीनोटाइपिक रेशियो। क्लियर है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, F1 यहां तक क्या हो गया था, यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे जो है उसके कैरेक्टर, उसके जो जीन थे, उसके जो एलील थे, वो आपस में कंटेमिनेट नहीं हो रहे थे, एक दूसरे से मिक्स नहीं हो रहे थे, तो उसको हमने क्या बोला, लॉ ऑफ प्योरिटी। अब यहां पे क्या हो रहा है कि ये टॉल अलग हो गया, ये ड्वार्फ अलग हो गया, यहां पे क्या हो गया, सेग्रीगेशन हो गया। भाई यहां पे क्या हो गया,
ये टॉल अलग हो गया, ये डॉर्फ अलग हो गया, मतलब इनके जो कैरेक्टर थे एक दूसरे से मिक्स नहीं होते थे, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब पृथक्करण का नियम। ये मेंडल ने बताया है और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में काम करता है, याद रखना, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में काम करता है, मोनोहाइब्रिड कैरेक्टर लेते हैं, सेग्रीगेशन में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मोनोहाइब्रिड मतलब सिंगल कैरेक्टर को लिया जाता है, ठीक है। और फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, यही मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है, अब ये कंडीशंस पहले मैं बता देता हूं, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है ना, इसको लिंकेज इस लॉ को फॉलो नहीं करता है। लिंकेज जो होता है ना, लिंकेज ये एक्सेप्शन है मेंडल्स लॉ का, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि लिंकेज फॉलो नहीं करता। लिंकेज क्या बोलता है कि जो दो क्रोमोसोम हमेशा एक साथ ही रहते हैं, मतलब जो जीन जो होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर अगर जो जीन है वो हमेशा एक साथ रहते हैं, ऐसा बोला। लेकिन यहां तो क्या होता है, यहां तो सीधी सी बात है कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक। अब यहां पे पहली बात, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस में काम करेगा। पहली कंडीशन, डाइहाइब्रिड क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब यहां पे आपको दो दो कैरेक्टर लेके देखना पड़ेंगे, तभी आप बता सकते हो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या नहीं, ठीक है। ये भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में काम करेगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में काम करेगा, दोनों के लिए कंडीशन सेम है, ये भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही काम करेगा। क्लियर है, मोनो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही काम करेगा ये भी, ठीक है। देखो अब इसने क्या बोला कि अब दो हाइब्रिड क्रॉस मतलब दो क्रॉस ले लेते, चलो दो क्रॉस कौन कौन से ले सकते हैं हम। एक तो हमने ले लिया टाल, टाल भी है और राउंड सीडेड है, ठीक है, ये दो कैरेक्टर ले लिए। यहां हमने ले लिया ड्वार्फ और ले लिया व्रिंकल, व्रिंकल सीडेड है, ठीक है। तो टाल के लिए हमने कैपिटल टी कैपिटल ले लिया, राउंड के लिए हमने क्या ले लिया, कैपिटल आर ले लिया, ठीक है। यहां पे ले लिया हमने स्मॉल टी और स्मॉल आर ले लिया, दो कैरेक्टर ले रहे, सीधी सी बात, मतलब डाइहाइब्रिड क्रॉस काम करेगा यहाँ पे इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर। तो यहां पे इन्होंने क्रॉस करवाया, F1 पीढ़ी में क्या मिलेगा, यहां पे क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी में क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा क्या, T कैपिटल R, मतलब सीधी सी बात, यहां से आएगा T, यहां से आएगा स्मॉल t, यहां से आएगा कैपिटल R, यहां से आएगा स्मॉल r। तो ये क्या बना, F1 क्रॉस। अब F1 क्रॉस में यहाँ पे क्या होता है, यही बात है, देखो यहाँ पे ये हेटेरोजाइगस कंडीशन बन रही है, ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है, तो होमोजाइगस कंडीशन में ये लॉ काम नहीं करता, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r। ये तो हो गया F1 जनरेशन। F1 जनरेशन की वापस हम क्या करवाते हैं, यहाँ पे हमें जो मिला, क्या मिला, देखो यहाँ पे देखो, तो ये क्या है, टॉल है और ये राउंड है, ये डोमिनेट हो रहा है, मतलब F1 में हमें जो मिला वो क्या होगा, टॉल और राउंड सीडेड प्लांट होगा, लंबा प्लांट होगा और उसके सीड क्या होंगे, राउंड होंगे, ये F1 जनरेशन में मिला। अब F1 जनरेशन की फिर से सेल्फिंग करवाते हैं, इसी का इसी में क्रॉस करवाते हैं, तो देखो क्या होता है, T F R का वापस T R से क्रॉस करवाते हैं। तो मैं चोकर मेथड यहां ले लेता हूं, ठीक है, चेकर मेथड में ज्यादा इजीली आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है चेकर मेथड आपके लिए, लेकिन यहाँ पे जो क्रॉस निकलेंगे ना, डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो होता है फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हालांकि उसको याद रखने की एक ट्रिक भी बता दूंगा मैं, पर यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे अगर हमने ले लिया कैपिटल टी सॉरी, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कैपिटल टी कैपिटल आर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, ठीक है। फिर अगर हमने ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, अरे यार, कैपिटल टी स्मॉल आर ले लिया, तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल आर ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कैपिटल आर स्मॉल टी ले लिया, तो कैपिटल आर स्मॉल टी ले लीजिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आर हो गया कैपिटल आर, हाँ ठीक है। अब स्मॉल आर और स्मॉल टी ले लीजिए, तो यहाँ पे स्मॉल आर और स्मॉल टी आ जाएगा, ठीक है। ये चार बनेंगे भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आप ले लोगे, ये दोनों ले लोगे, ये दोनों ले, इस तरीके से आपको लेना है। देखो कैपिटल टी आर का कैपिटल टी आर से क्रॉस मतलब होगा, तो यहां पे क्या बनेगा, मैं अलग अलग बनाऊंगा, ठीक है, अलग अलग से, यहाँ पे टी आर ये बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर ऐसा भी लिख सकते हो, क्लियर। फिर आपका इस कैपिटल टी आर से इस स्मॉल टी आर, ये कैपिटल टी आर स्मॉल, मतलब इसका क्रॉस इससे करवाएंगे आप, इसका क्रॉस इससे करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा आपको टी आर टी और स्मॉल आर,
क्लियर है, टी आर और स्मॉल आर। और यही क्रॉस अब इसका और इसका कराओगे तो मिलेगा कि आपको टी आर टी और स्मॉल आर। इसका इससे करवाओगे, देखो इसका आप इससे कराओगे तो यही मिलेगा और इसका इससे कराओगे तो यही मिलेगा। कलर में अलग अलग रखूंगा ताकि आप यहां से रेशियो निकाल सको इजीली, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहां पे कि इस टी आर का मैं इस आर टी से करवा रहा हूं, ठीक है। इस कैपिटल टी आर का इस कैपिटल आर और टी आर से करवा रहा हूं, तो यहां बनेगा आपका टी आर आर स्मॉल टी। फिर अगर मैं किसका करवाया, मैंने इसका इससे करवाया, मैं इसका इससे करवाऊं, इसका इससे करवाऊं, तो यहां पे क्या बनेगा टी आर आर और स्मॉल टी, ठीक है। सेम सेम ले रहे हैं, क्लियर। देखो नेक्स्ट मैं इस टी आर का इस स्मॉल टी आर से करता हूं, तो कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी। इसका इससे कराऊंगा तो कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी, ये बना। क्लियर है, मतलब रेशियो जो निकल के आएगा वो कलर से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब इस टी आर का इस टी आर से ले जाते हैं, तो थोड़ा सा कलर में अलग ले लू, तो यहां पे क्या आ जाएगा टी आर टी आर। क्लियर है। फिर इस टी आर का इस आर टी से करवाते हैं, इस टी आर का इस आर टी से करवाते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल टी, ठीक है। इस टी आर का इस आर टी से करवाया, इस टी आर का इस आर टी का इस आर टी से, क्या कुछ करो, हाँ इस टी आर का हमने किससे करवाया, इस आर टी से क्रॉस करवाया। अब इस टी आर का इस आर टी से करवाया, तो इस टी आर का इस आर टी से करवाएंगे तो क्या बनेगा टी आर आर टी। देखो समझना, इसको समझ लिया ना आपने तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, और नहीं समझ में आया तो मैं आपको डायरेक्ट याद करवा दूंगा कि रेशियो कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद देखो इस आरटी का अगर मैं करवाता हूं, थोड़ा सा येलो ही लेंगे यहां पे, इस आरटी का मैं इस आरटी से करवा रहा हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा आर स्मॉल टी आर स्मॉल टी, ये बनेगा, ठीक है। अब आओ, अब इस आरटी का इस आरटी से, इस टी आर का इस टी आर से करवाते हैं, तो ए कैपिटल टी स्मॉल आर फिर स्मॉल आर स्मॉल टी। अब यहां करवाओगे, इसका इससे करवाओगे आपको, तो क्या बनेगा टी आर और आर टी, ये बनेगा, ठीक है। कलर कम अपने पास, जो भी ले लेता हूं। फिर आर टी का इस आर टी से करवाओगे, टी आर आर टी हो गया, और ये आर टी, तो ये आर टी कैपिटल आर और टी, ठीक। इस आर टी का इस से कराओगे तो क्या हो जाएगा आर टी स्मॉल आर और टी, ठीक है। लास्ट बचा अपना इस आर टी का आर टी से, तो यहां आपका क्या आ जाएगा, यहां आपका आ जाएगा आर टी। देखो ये इतने बने, टोटल कितने बने, तो यहां पे याद रखना प्रोजेनी कितनी आई, यहां पे टोटल प्रोजेनी कितनी बनी, टोटल प्रोजेनी आप काउंट करोगे तो 16 आएगा। टोटल यहां पे प्रोजेनी कितनी है, प्रोजेनी टोटल कितनी आई 16। देखो 4 और 4 इधर है तो 4 चौक 16। अब यहां पे फिनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही पूछा जाता है डायहाइब्रिड क्लास में, फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है। तो रटना भी नहीं है, अगर ये नहीं आता है तो एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो अब यहां पे देखो क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो मतलब हमें फिनोटाइप से जो दिख रहा है। देखो फिनोटाइप से क्या दिख रहा है, फिनोटाइप से क्या दिख रहा है, देखो फिनोटाइप से क्या दिख रहा है, ये टी टी आर आर है, तो यहां पे ये मैं अगर एक कैरेक्टर ले लूं तो ये क्या है, टॉल और राउंड है। मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो टॉल और राउंड कितने हैं, ये टॉल और राउंड है, ये टॉल और राउंड है। सेकेंड वाला आप देखोगे तो कैपिटल स्मॉल टी है, तो ये भी क्या है, टॉल और राउंड है, टॉल और राउंड है। तो ये टॉल और राउंड ये और ये 2 बार है, तो यहां पे 2 लिख सकते हैं अपन, इसको लिख दिया 1, ये एक ही बार है। फिर यहां पे भी देखो ये टॉल और राउंड है, तो टी आर और स्मॉल टी है, तो आर बड़ा है टी भी बड़ा है, तो यहाँ पे टॉल राउंड है, ये भी 2 बार है, रेड कलर देखो, तो इसको भी मैंने 2 लिख दिया, ठीक। फिर ये भी टी आर है, मतलब ये भी टॉल और राउंड है, तो ये भी टॉल और राउंड है, और ये भी टॉल और राउंड है, तो ये भी 2 बार है, ठीक है। और देखो क्या है, ये देख लिया हमने, ये भी देख लिया, 2 बार हो गया। ये तो ये किए है, देखो टॉल और राउंड यहां पे भी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये भी 2 बार है, देखो ये टी आर ये भी 2 बार है। अब और कोई दिख रहा है आपको कैपिटल टी और कैपिटल आर नहीं है, यहां पे देखो सिर्फ कैपिटल आर है, यहां पे सिर्फ कैपिटल टी है, यहां पे सिर्फ कैपिटल आर है,
यहाँ पे सिर्फ कैपिटल आर है, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल टी है, अब नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे टोल और राउंड कितने हैं, टोल और राउंड कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9, मतलब लंबे और गोल दिखने वाले कितने हो गए, 9। तो हमने क्या लिखा रेशियो यहाँ पे 9। लंबे और गोल कितने हो गए, 9, मतलब मैंने लिखा कि टोल और राउंड कितने थे, 9। ठीक, अब दूसरा देखो, ये तो हो गया टोल और राउंड। अब सिर्फ आप देख सकते हो टोल या सिर्फ राउंड देख सकते हो। देखो सिर्फ टोल और राउंड कितने हैं, यहां पे देखो ये क्या है, सिर्फ टोल है, सिर्फ टोल है, ये सिर्फ टोल है, ठीक है, ये सिर्फ टोल है, ये सिर्फ टोल है, कितने हो गए 3, ये 3 सिर्फ है टोल। क्लियर है, मैं निशान बनाते जाता हूं अलग अलग से। अब 3 देखो राउंड मिलेंगे आपको, देखो ये सिर्फ क्या है, राउंड है, ठीक, ये सिर्फ राउंड है, और एक और आपको मिलेगा जो सिर्फ राउंड होगा। कहां है, देखो सिर्फ जिसमें आर होगा एक ही है, ये सिर्फ राउंड है। तो यहां पे 3 क्या हो गए, राउंड हो गए, जो हमको बाहरी रूप से दिख रहे हैं। और सिर्फ ड्वार्फ है, ये देखो अकेला है जो सिर्फ ड्वार्फ है एक, तो एक ड्वार्फ हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो क्या, फिनोटाइपिक रेशियो। नहीं याद है तो डायरेक्ट भी बताऊंगा कैसे याद करते हैं। जिसमें कैपिटल टी और कैपिटल आर दिख रहा है, जिस भी बॉक्स के अंदर कैपिटल टी कैपिटल आर दिख रहा है, ऐसे 9 है जिसमें कैपिटल टी और कैपिटल आर है, तो 9 आगे 9 दिख गया। ऐसे सिर्फ जिसमें सिर्फ टी है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी है, ऐसे 3 है। जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आर है, ऐसा 3 है। और एक ही मात्रा ऐसा है जिसमें सिर्फ कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल आर है, तो ये हो गया। अब जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो मतलब, जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब क्या हो गया कि यहां पे क्या होना चाहिए, अगर टॉल है तो टॉल, राउंड है तो राउंड, वही एग्जैक्ट दिखना चाहिए। तो देखो यहां पे टॉल और राउंड सिर्फ एक ही है जो प्योर है, 1 है, ठीक है। अब ये रेशियो निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक ही है जो टी आर है, टी आर है, और एक ही है जो, अब यहां पे कलर इसीलिए काम करेगा, एक ही है जो क्या है, टी आर, टी आर है। अब 2 ऐसे हैं जिनमें कैपिटल 2 टी है और एक कैपिटल आर है, 2 टी और एक आर है, ये मैंने लिखा यहां पे 2, ठीक है, यहीं से ले रहा हूं। 2 ग्रीन कलर वाले देख रहे हो आप, जो बिल्कुल सेम है, 2 ग्रीन कलर वाले बिल्कुल सेम है, मतलब जीनोटाइपिक रेशियो भी उनका सेम होगा। जैसे यहां पे ग्रीन कलर में आपको टी आर आर टी दिख रहा है, 3 यहां पे क्या है, बड़े हैं, कैपिटल टी कैपिटल है, और एक स्मॉल है, तो तीनों सेम है। यहां पे भी देखो टी है तो यहां पे भी कैपिटल टी है, यहां पे कैपिटल आर है तो यहां पे भी कैपिटल आर है, यहां पे कैपिटल टी है तो यहां पे कैपिटल टी है, तो ये 2 है, तो ये मैंने यहां पे 2 लिख दिया, ठीक है, ओके। फिर यहां बीच में आ गए, देखो ये क्या है, कैपिटल टी आर है और कैपिटल टी आर है, ये एक ही है। देखो ऐसी कंडीशन सिर्फ एक ही है, ये आप बता रहा हूं, ये चारों 1 वाली का, ये बीच वाला जो आपको दिखेगा ना, ये बेलो एक ही कंडीशन है। कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर एक ही कंडीशन है, तो उसको मैंने यहां लिख दिया 1। ऐसे बनाना है रेशियो, हम ऊपर से आते जा रहे हैं। देखो पहले ये ले लिया, फिर पहले ये लिया, फिर इन दोनों को लिया, फिर ये एक ही है, सिंगल है, पूरे के अंदर ये एक ही ऐसा है। फिर आप आ जाओ, ये देखो, अब ये जो देखोगे ये कितने हैं, 2 है भाई, टी आर आर टी, टी आर आर टी, ये 2 है, तो मैंने यहां पे लिखा 2, ठीक। अब यहां आओ, ये देखो टी आर, ये देखो टी आर, ये देखो टी आर, और ये देखो टी आर, ये कितने हैं, 4 हो गए ना। यहां पे भी कैपिटल टी और आर है, यहां पे भी कैपिटल टी और आर है, यहां पे भी कैपिटल टी और आर है, यहां पे भी कैपिटल टी आर है, तो हो गए 4। फिर आ जाओ नीचे, कौन से हो गए, कैपिटल टी आर, ये टी आर, टी आर हो गए। अब यहां पे आ जाओ, ये देखो ये क्या है, टी, एक ही टी आर है, यहां पे भी क्या है, एक ही टी कैपिटल है, ये 2 है, तो ये हमने 2 ले लिया, क्लियर। फिर बाद में आते हैं, बीच वाला एक ही है, ये सिंगल है, एक ही है, तो यहां पे मैंने 1 लिख दिया। फिर आप देखो ये 2 है, सेम टू सेम, तो यहां मैंने 2 लिख दिया, और फिर लास्ट में एक बचा 1। तो 121, 242, 121 जीनोटाइपिक रेशियो है। कैसा है, तो इस तरीके से कलर में मैंने डिफाइन कर रखा है। अब नहीं तरीका है, याद नहीं होगा कि सर कैसे ये हम बनाए, हमें नहीं समझ में आ रहा है, ये चेकर मेथड, चेकर बॉक्स मेथड, ये किसने दी है, पुनेट ने दी है, याद रखना। तो याद रखने का तरीका है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था, मोनोहाइब्रिड में फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, 1:2, 2:1, ये था। इनका स्क्वायर कर दो। आपको अगर डाइहाइब्रिड क्रॉस निकालना है, डाइहाइब्रिड क्रॉस निकालना है, उसका फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है, तो 3:1 का स्क्वायर कर दो, और 1:2, 2:1 का स्क्वायर कर दो, निकल आएगा। देखो इसका स्क्वायर मतलब 3:1 इंटू 3:1 2 बार लिख सकता हूं। देखो क्या आएगा, 3 का 3 में किया, 3 का इस 3 में किया, 3 का इस 3 में किया, कितना आया 9। इस 3 का मैंने 1 में किया तो कितना आया 3। फिर इस 1 का इस 3 में किया, कितना आया 3। इस 1 का मैंने 1 में किया 1, ये आ गया डाइहाइब्रिड वाला।
यहाँ पे देखो, इसको भी 2 बार लिख सकते हैं 1:2, 2:1 एक बार, इसकी और है तो 2 बार लिखेंगे 1:2, 2:1 2 बार। देखो कैसे बनेगा जीनोटाइपिक रेशियो। अब मैंने इस एक का 1 में किया 1 आ गया, इस एक का मैंने 2 में किया 2 आ गया, फिर इस एक का मैंने 1 में किया तो 1 आ गया। क्लियर? इतनी कहानी समझ में आ गई। चलो अब फिर मैंने यहाँ पे 2 लिया, इस 2 का 1 में किया तो 2 आ गया, 2 का 2 में किया तो 4 आ गया, फिर 2 का 1 में किया तो 2 आ गया, और लास्ट में 1 बचा, फिर आ जाएगा उसमें क्या 1:2, 2:1। इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर नहीं याद हो रहा ना वो मेथड, तो मोनोहाइब्रिड का अगर आप है तो डायहाइब्रिड का निकाल लीजिए। क्लियर है? तो ये मेंडल की ऑलमोस्ट हमारी कहानी खत्म होने वाली है। अब यहाँ पे क्या आते हैं, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ। रीडिस्कवरी, मेंडल्स की जो फाइंडिंग्स थी उसकी रीडिस्कवरी किसने की, तो उनकी रीडिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ना। रीडिस्कवरी, अब रीडिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो 3 साइंटिस्ट को जाता है। इसकी रीडिस्कवरी कब हुई थी, मेंडल्स के लॉ की, मेंडल्स की जो फाइंडिंग थी 1900 में हुई थी। 3 साइंटिस्ट आए थे। पहला साइंटिस्ट था कार्ल कोरेंस, ठीक है, ये कहां के थे, जर्मनी के। कहां के थे, जर्मनी के, ठीक है। दूसरा था HD व्रीज, ये हॉलैंड के थे, हॉलैंड के थे। तीसरे थे शेमार्क, स्पेलिंग देख लेना यार क्या है इसके। शेमार्क ये थे ऑस्ट्रेलिया के, क्या थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। शेमार्क ने जो काम किया था वो जीनिया पे किया था, जीनिया, पी और मेज, ठीक है, पी और मेज। हॉलैंड ने जो काम किया था वो ओएंथेरा प्लांट पे किया था, और इसने जो है फ्लावरिंग प्लांट पे काम किया था। शेमार्क ने जो है फ्लावरिंग प्लांट पे काम किया था। वो तीनों ने अलग अलग जगह काम किया, याद रखना। 1900 के में इनकी फाइंडिंग का रीडिस्कवरी, ये तीनों साइंटिस्ट जो है, एक जर्मनी, एक हॉलैंड और एक ऑस्ट्रेलिया का, तीनों ने अलग अलग जगह पर काम किया, और इनके काम में फाइंडिंग्स में ये आई कि जो मेंडल्स ने जो चीज बताई थी वो बिल्कुल सही थी। मेंडल एक प्रकार का जीनियस था, ठीक है। लेकिन यहां ये जो साइंटिस्ट थे ना, इन दोनों के मन में लालच आया भाई। लालच क्या आया कि भाई हम अपना नाम, अगर मान लो ये 3 साइंटिस्ट है, ये तीनों साइंटिस्ट डिसाइड कर लेते कि नहीं यार मेंडल ने जो काम किया वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें मेंडल का नाम नहीं लेना, तो आज आप ये नहीं पढ़ते कि फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है, आप कुछ और पढ़ते कि फादर ऑफ जेनेटिक्स ये तीनों है। क्यों? क्योंकि मेंडल की फाइंडिंग की रीडिस्कवरी कब हुई, मतलब दुनिया के सामने कब आया, 1900 में आया ये सारी चीजें, जब इन तीनों ने रीडिस्कवर किया उसको। मतलब क्या था कि ये दोनों तो स्वार्थी थे, सेल्फिश थे, भाई हमें मेंडल से कोई लेना देना नहीं, हमने जो काम किया वो हमारे नाम से पब्लिश होगा। लेकिन ये जो साहब थे, कार्ल कोरेंस साहब, इन्होंने बोला कि चाहे भले मुझे मेरी मृत्यु हो जाए या भले लोग मुझे मार दें, मैं मेंडल के जो काम है वो दुनिया के सामने लाऊंगा। और वो एक जीनियस आदमी था, वो एक महान वैज्ञानिक था, ठीक है। उसको लोगों ने बहुत अपमान किया, उसके लिए मैं बहुत वो हूं। इसलिए इन्होंने क्या किया, कार्ल कोरेंस ने जो काम था मेंडल का, वो मेंडल का लाया, लोगों के सामने लाया। इसने क्या किया, एक फ्लोरा की मैगजीन थी, फ्लोरा मैगजीन, फ्लोरा मैगजीन में जो मेंडल की जो फाइंडिंग थी उसको जर्मन भाषा में, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश करवाया था, पब्लिश करवा दिया, और लोगों के सामने आ गया कि भाई मेंडल ने जो काम किया था वही काम इन्होंने रीडिस्कवर किया, और वो एक महान वैज्ञानिक था, इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। और जेनेटिक्स की नींव भी उन्होंने रखी, मतलब फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स की बात करें तो मेंडल ने रखी, फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करें तो मेंडल है, ठीक है। तो ये किसका क्रेडिट था, ये कार्ल कोरेंस की महानता थी कि उन्होंने मेंडल के काम को सामने लाया। उन्होंने बोला कि मैं मेंडल के जो काम थे वो सामने आएंगे। तो कब पब्लिश हुआ था, फ्लोरा मैगजीन में जर्मन भाषा में पब्लिश हुआ। जर्मन भाषा में पब्लिश होने के बाद ही लोगों के सामने चीजें आई कि ये महान काम जो है मेंडल साहब करके चले गए। क्लियर है? तो ये जेनेटिक्स की पूरी कहानी थी, ठीक। अब कुछ टर्म्स है वो देख लेना कि जेनेटिक्स टर्म्स किसने दिया, ये आपके नोट्स में मिल जाएंगे। जेनेटिक्स टर्म जो है बेटसन ने दिया, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है बेटसन को। फिर फैक्टर की बात की थी, फैक्टर टर्म्स, फैक्टर की बात बोल दो आप, या डोमिनेंस या रेसेसिव या रेसिप्रोकल क्रॉस, ये जो टर्म्स है किसने दिए, ये मेंडल ने दिए थे, ठीक है। मतलब उसने जीन को क्या बोला था, फैक्टर बोला था, मेंडल ने जीन को फैक्टर बोला था, ठीक है। और फिर अगर बात करें तो जीन शब्द या जीनोटाइप या फिनोटाइप, ये वर्ड किसने दिए, तो ये जोहानसन ने दिए। ये किसने दिए, जोहानसन ने। प्योर लाइन थ्योरी भी दी थी, जोहानसन ने दिए। लोकस टर्म्स मॉर्गन ने दिया, किसने, मॉर्गन ने। इसको
एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का पिता बोला जाता है लोकस को। ठीक है, कुछ टर्म्स है जो आपके नोट्स में मिल जाएगा। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस की बात करें, जेनेटिक सेग्रीगेशन ये बेटसन ने दिए थे। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस टर्म किसने दिए थे? बेटसन ने दिए, याद रखना। ठीक है, एलिमेंट और फैक्टर मेंडल ने दिया था, ये आपको याद रखना है।